विजिबल है स्क्रीन? यस सर। तो आज की हमारी क्लास इम्पोर्टेंट क्लास है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो चैप्टर है एनालिटिकल रीजनिंग भी कहते हैं और पजल्स की फॉर्म में। तो पजल्स में मेनली दो फॉर्म है जो कि एग्जाम्स में ज़्यादा आती हैं। एक तो हम आज की क्लास में कर लेंगे कवर, और सेकंड है अरेंजमेंट वाली जो पजल्स आती हैं। अरेंजमेंट में दो टाइप होते हैं, लीनियर एंड सर्कुलर। तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अरेंजमेंट अलग से करेंगे हम पूरा टॉपिक पजल्स का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अरेंजमेंट पे पजल्स। आज अरेंजमेंट के अलावा जो पजल्स होती है आज की क्लास में हम ये कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? तो इसमें हमें क्या करना होता है, पजल्स होते हैं मतलब कई सारे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कुछ लोगों के बारे में, उनकी हैबिट, कलर, स्पोर्ट्स कौन सा खेलते हैं, इस टाइप से। उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे होते हैं। हो सकता है एक सेट पे एक ही क्वेश्चन हो, और अगर डिफिकल्ट सेट होता है तो फिर उस पर 2 3 4 क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। तो हमें जो करना होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। सारी इंफॉर्मेशन एक साथ दिमाग में नहीं रखनी, स्टेप बाय स्टेप रखो और उसे सिंबलाइज कर लो, मतलब टेबल की फॉर्म में लिख लो, कोई डायग्राम की फॉर्म में बना लो। इस तरीके से करके हम करेंगे क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं फिर। पहले जनरल ऐसी पजल से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन रीड करो और इसका आंसर बताओ मुझे क्या होगा। जनरल पजल है, कोई फार्मूला या नहीं, आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, वरना फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम पहले पढ़ चुके क्वांट में, उससे भी आंसर हो सकता है। देखो कितने लोग इसका आंसर कर सकते हैं, ट्राई करो। इफ अ हैन एंड अ हाफ, यानी कितनी है हैन है, 1.5 हैन, कैन ले एन एग एंड अ हाफ, कितने एग दे रही है वो, 1.5 एग, इन अ डे एंड अ हाफ, कितने डेज में, 1.5 डेज। ये पहली लाइन में हमें दिया है 1.5 हैन कैन ले एन एग एंड अ हाफ इन अ डे एंड अ हाफ। देन हाउ मेनी हैंड्स, कितनी हैंड्स चाहिए होंगी, क्वेश्चन मार्क। कैन प्रोड्यूस 1 डजन, मतलब 12 एग्स इन 6 डेज। तो कितनी हैंड्स चाहिए होंगी, व्हाट विल बी द आंसर। सर M1D1 वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। यस, गुड। तो इसको हम टाइम एंड वर्क का जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, वो यूज कर सकते हैं अब। क्या था वो, M1D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। मैन या वर्कर, या मैन या वर्कर की जगह यहाँ पर कौन आएगा, हु विल रिप्लेस मैन एंड वर्कर, किसको रख, हैंड्स। Hence, तो पहली कंडीशन में कितनी हैंड है, 1.5, यानी कि 3/2 लिख लेते हैं, 1.5 की जगह 3/2 इंटू कितने डेज वर्क कर रही है वो, 1.5। 2 आंसर होगा सर। अभी देख लेते हैं क्या आएगा। और वर्क कितना है, वर्क इज कितने एग प्रोड्यूस कर रही है, तो कितने एग प्रोड्यूस कर रही हूँ सिचुएशन 1 में, इट इज इक्वल टू, सेकेंड केस में क्या है, नंबर ऑफ हैंड हमें नहीं पता तो एच लिख लेते हैं। कितने डेज उन्हें वर्क करना है, 6, और कितना वर्क करना है मतलब कितने एग प्रोड्यूस करने हैं, 12। दिस हमारी इक्वेशन थी। तो देखो क्या आंसर आ रहा है, 3/2 से 3/2 कैंसिल, 6 से ये कैंसिल, 2 इधर चला जाएगा, कितना आ रहा है, 3। थ्री हैंड्स आ रहा है।
आंसर 3 आ रहा है। यस सर 3 हो। यस सर। तो देखो पजल इस टाइप की भी हो सकती है, कोई अलग से कोई लॉजिक नहीं है, ये तो हमने देखो टाइम एंड वर्क के फार्मूले से लगा दिया। अगर आप सोच सकते हो कि ये और टाइम एंड वर्क आपस में एक जैसा है तो बहुत अच्छी बात है। ये चीज अब आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए कि हैन और एग और उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, वही कॉन्सेप्ट है। वर्क कर रहे हैं, कितने टाइम कर रहे हैं, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। वरना फिर इसे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल अपनी रीजनिंग से करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम नहीं लगाते तो देखो 1.5 एग हैन कितने एग प्रोड्यूस कर रही है, 1.5 कितने डेज में, 1.5 डेज में। अगर 6 डेज वर्क करे 1.5 हैन, अगर 6 डेज वर्क करे तो कितने एग्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। 1.5 का मतलब क्या है, 1.5 डेज। तो 6 डेज मतलब है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 4 टाइम्स। तो 1.5 हैन कितने एग्स बना देंगी, कितने प्रोड्यूस कर देंगी। भाई 1.5 डेज में 1.5 एग प्रोड्यूस कर रही है, तो 6 डेज में कितने एग प्रोड्यूस करेंगे, 6 एग। तो सेम हैन रख के हमने निकाल दिया कि 6 डेज में कितने एग्स हो रहे हैं, 6। और हमें कितने चाहिए, हमें कितने चाहिए हैं, तो 12। तो डेज तो हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि डेज क्वेश्चन में 6 ही दे रखे थे, तो हम क्या करेंगे, हैन बढ़ा सकते हैं। तो अगर हाफ 1.5 हैन 6 एग्स दे रही है तो 12 एग्स कितनी हैंस देंगी, 3 कितनी। क्या करें, डबल कर दो इसे, 3। तो 3 हैंस 6 डेज में 12 एग्स देंगी। तो ये प्रोपोर्शनलिटी के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट अगर हमें फार्मूले से हम कर सकते हैं कि दोनों चीज हमें कॉन्सेप्ट सेम लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो ये इस टाइप की छोटी छोटी पजल्स होती हैं। पजल्स में कोई भी टॉपिक फिक्स नहीं होता, अलग अलग हर क्वेश्चन क्या होगा, अलग टॉपिक पर बेस्ड आपको अपना माइंड अप्लाई करना है। अरुणा कट अ केक इनटू हाफ्स, 2 हाफ में कट किया, एंड देन कट 1 हाफ इनटू स्मॉलर इक्वल पार्ट्स। Each of the small piece weighs 20 grams. If she has total 7 pieces in all with her, how heavy was the original cake? क्वेश्चन रीड करो, ब्रेक करो उसे, कोई कॉन्सेप्ट बनाओ, देखो क्या आंसर आएगा। 280। 280 देख लो। अरुणा के पास क्या है, एक केक था, उसको हाफ में कट किया। हाफ मतलब ये केक है, इसे कट किया है हाफ। हाफ का मतलब हो गया, मान लो ये 2 हाफ हो गए, 1 हाफ प्लस अदर हाफ, ये 2 हाफ में कट कर दिया। फिर क्या करा, देन कट 1 हाफ इनटू स्मॉलर इक्वल पार्ट। तो एक बड़ा पार्ट तो ऐसी है, प्लस इसके कई सारे पार्ट कर लिए। अब कितने पार्ट किए ये देखो क्वेश्चन में आगे दिया है। सर 240 आंसर होगा, 240 होगा, 280 नहीं होगा। ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं। इफ यस शी सर हैज यस। टोटल 7 पीसेस इन ऑल विद हर, उसके पास कितने पीसेस है, 7। तो 7 का मतलब एक बड़ा पार्ट तो ऐसे ही रहेगा 1। तो इस छोटे वाले पार्ट के कितने पीस किए, 6 पीसेस। तो इसके मान लो 1 2 3 4 5 6 पीसेस कर लिए, सब इक्वल है आपस में। तो उसके पास टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 7।
अब दिया क्या है, ईच ऑफ द स्मॉल पीस वेज 20 ग्राम। हर ये जो एक स्मॉल पीस है इसका वेट कितना है 20 ग्राम। तो इन 6 पीसेस का वेट कितना हो गया 6 इंटू 20 120 ग्राम। और ये 6 पीस मिलके इसके बराबर थे, तो ये पूरा कितना का हो गया 120 ग्राम। तो ये जो अदर हाफ है वो भी कितना का होगा 120 ग्राम। ये भी 120, ये भी 120, दोनों मिलके टोटल कितना हो गया केक 240। आंसर इज दिस वन। क्लियर है ये? तो लैंग्वेज पढ़ना, पढ़ के क्वेश्चन को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था देखो, बट लैंग्वेज समझ के आपको ब्रेक करना था किस तरीके से क्वेश्चन दिया। क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं, एनी डाउट? देखो पजल में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे और ये एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। पजल्स के क्वेश्चन आते हैं एमबीए में, सबसे ज्यादा अरेंजमेंट के आते हैं। तो अरेंजमेंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अरेंजमेंट के अलावा फिर मिसलेनियस पजल्स करेंगे। फिर इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्या होता है, रैंकिंग होती है या सीक्वेंसिंग होती है। इफ इट इज गिवन दैट x knows more than a, y knows as much as b, z knows less than c, a knows more than y, b knows more than c, then who is most knowledgeable among them? X. सर x। गुड। तो देखो इस तरीके के जब क्वेश्चन आएंगे, मोर देन, लेस देन, टॉलर, शॉर्टर, रिचर, एल्डर, यंगर, तो हम क्या करते हैं उसको मैथमेटिकल सिंबल से लिख लेते हैं। हम यूज कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में ग्रेटर देन एंड लेस देन और इक्वल टू, इनकी हेल्प से लिख लेते हैं हम। जैसे x नोज मोर देन a, तो हम लिख लेंगे x ग्रेटर देन a। तो यहाँ ग्रेटर का मतलब हो गया नोज मोर, तो x नोज मोर देन ए तो हो गया x ग्रेटर देन ए। नेक्स्ट क्या दिया है, y नोज एज मच एज b, तो ये हो गया y इक्वल टू b। देन z नोज लेस देन c, तो z नोज लेस देन c। a नोज मोर देन y, a नोज मोर देन y, b नोज मोर देन c। ये 5 इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। अब इसको हम एक सीक्वेंस में बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं x ग्रेटर देन a और a यहाँ पर भी है, a ग्रेटर देन y, तो इन दोनों को मिलाएं तो क्या बन जाएगा, x ग्रेटर देन a ग्रेटर देन y, ये हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को मिला दिया, x a से ग्रेटर है और a y से ग्रेटर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी अब हमने x a और y को रिलेट कर लिया। अब y यहाँ पर है देखो, y इज इक्वल टू b, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू b। देन b के साथ c है, b इज ग्रेटर देन c, तो b इज ग्रेटर देन c। एंड लास्ट क्या है, c इज ग्रेटर देन z, तो c इज ग्रेटर देन। ये एक लाइन के अंदर सब आपस में रिलेट हो गए। तो इसमें क्वेश्चन एक भी पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता था, सबसे कम नॉलेजेबल कौन है, या मिडिल में कौन है, सेकंड नंबर पर कौन है, थर्ड नंबर पर, तो सारे आंसर कर सकते हैं। तो सिंपल वही ग्रेटर देन लेस देन का कॉन्सेप्ट है, बस ग्रेटर का मतलब यहाँ पर क्या है, नोज मोर देन है। तो x नोज मोर देन a नोज मोर देन y नोज एज मच एज b नोज मोर देन c एंड c नोज मोर देन z। ये एक सीक्वेंस आ गया सबका। ना मोस्ट नॉलेजेबल कौन है, x, ये मोस्ट नॉलेजेबल, तो आंसर इज x।
अगर लीस्ट पूछता तो आंसर क्या हो जाता? Z. Z हो जाता। सेकंड मोस्ट नॉलेजेबल पूछता तो A. तो ये जो पजल के क्वेश्चन होते हैं इसमें एक ही बार की मेहनत है, एक बार आपने बना लिया तो 2 3 4 सेट दे रखे, सीधा आप आंसर कर सकते हो। तो आप इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिस सेट के साथ 1 या 2 क्वेश्चन होंगे वो नॉर्मली इजी होंगे, और जिसमें 4 या 5 दे रखे हैं तो वो डिफिकल्ट होंगे, मतलब उसमें पहली बार भी सेट बनाने में टाइम लगेगा। तो उसी हिसाब से आप करना है टाइम। There are 5 friends S, K, M, A, R. S is shorter than K but taller than R. तो देखो ये शॉर्टर टॉलर है, तो वही हम मान लेते हैं कि ग्रेटर का मतलब टॉलर ले लेते हैं, लेस देन का मतलब हम रख लेते हैं शॉर्टर। तो जो पहली लाइन में दिया है S is shorter than K, तो हम क्या लिखेंगे? S is shorter than K. S is less than K, तो लेस का मतलब अब है शॉर्टर, तो S is shorter than K but taller than R, but taller than R, but taller than R। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? सबसे बड़ा कौन है इनमें? K K is greater than K. Yes. K greater than S greater than R। तो स्टेटमेंट 1 से हमें ये मिल गया। नेक्स्ट क्या है? M is tallest, तो M सबसे टॉल है, यानी अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें तो M सबसे पहले आएगा, M से पहले कोई नहीं आएगा। M is the tallest। देन क्या दिया है लास्ट? A is little shorter than K, A is little shorter than K but a little taller than S। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? यहाँ लिख लेता हूँ। Sir, K is greater than A is greater than S. तो ये दो हमारे पास आ गई हैं और हमें पता है M टॉलेस्ट है, तो फाइनल सीक्वेंस क्या बनेगा? सबसे पहले M, M के बाद कौन आएगा? K. K। K के बाद A. A के बाद S, और S के बाद R. तो ये पांचों फ्रेंड है, ये इस ऑर्डर में हमें पता चल गया। अब बस आंसर करना है। हु इज शॉर्टेस्ट अमंग देम? R. हु इज सेकंड टॉलेस्ट? K. दिस इज सेकंड टॉलेस्ट। आंसर तो ये शॉर्टर, टॉलर, रिचर भी हो सकता है, ओल्डर, यंगर, नॉलेजेबल, इस तरीके क्वेश्चन को हम ग्रेटर लेस देन से लिख लेते हैं और फिर इक्वेशन को कंबाइन करके लिख लेते हैं। आ रहा है किस तरीके से वर्क करेंगे ऐसे पजल्स पर? शॉर्टर, Yes, sir. इसके लिए हम ग्रेटर देन लेस देन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, एजेस ऑफ मंडार, शिवटू, पवन एंड चंद्रा आर 32, 21, 25 एंड 29 नॉट इन ऑर्डर। मतलब ये डायरेक्ट उनका ऑर्डर के हिसाब से नहीं लिखी है। 4 लोग हैं, M, S, P, C, और 4 एजेस हैं 32, 21, 35, 20। बट ये ऑर्डर में नहीं है, नॉट इन ऑर्डर। नेक्स्ट क्या दिया है? Whenever asked, they lie of their own age। मतलब जब भी उनसे पूछा जाता है उनकी एज के बारे में तो वो क्या करते हैं? लाई करते हैं, झूठ बोलते हैं। अबाउट देयर ओन एज, अपनी एज के बारे में झूठ बोलते हैं, बट अदर्स के बारे में सच बताते हैं। मतलब किसी से भी हम एज का पूछेंगे तो वो अपनी एज के बारे में तो झूठ बोलेगा,
बट दूसरे के बारे में सही बताएगा। तो 3 लोगों ने ये कहा है, तो बताओ व्हाट इज चंद्राज एज? तो क्या एज हो सकती है? तो हम क्या करते हैं, इसको अगर ऐसे लिख लें MSPC और ऊपर लिख लेते हैं 32, 21, 35। एक टेबल की फॉर्म में हम अगर इसको लिख लें, जिसका हमें पता चलता जाएगा उसको टिक करते जाएंगे, जिसका क्रॉस होता रहेगा उसे कट कर देंगे। ये एक टेबल बना दिया। अब देखो पहला क्या, पवन, माई एज इज 32, यानी पवन की एज क्या है, 32 नहीं हो सकती। अब भाई उसने कहा है कि अपनी एज के बारे में वो हमेशा झूठ बोलेंगे, तो पवन की एज इज नॉट 32। तो क्या करो, पवन और 32 के आगे क्रॉस बना दो, यानी अब पवन की एज 32 नहीं हो सकती। और आगे क्या कह रहा है, मंडार एज इज नॉट 35, ये उसने सच बोला है, यानी ये ट्रूथ है। तो मंडार की एज क्या होगी, 35 नहीं होगी। तो मंडार के आगे भी क्या करो, 35 के आगे क्रॉस बना। तो ये तो झूठ बोलने की वजह से हमने क्रॉस किया था, और ये उसने सच बोला है कि मंडार एज इज नॉट 35। तो ये दो चीज हमें पता चल गई। नेक्स्ट, शिवकू सेज माई एज इज 229। सर 29 होगा आंसर। अच्छा नहीं, यहाँ ये 2 आ रहा है, ये 2 है या नॉट है? ये क्वेश्चन का आंसर बोला मैंने। नहीं मैं समझ गया 29। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ ये मिस प्रिंटिंग में, टाइपिंग में कुछ गड़बड़ है। माई एज इज नॉट 29 होगा शायद, नॉट को 2 हो गया होगा टाइप करते में। तो हम अभी नॉट लेके चलते हैं। शिवकू सेज माई एज इज नॉट 29। तो शिवकू को भी आगे 29 में क्या करो, क्रॉस बना दो, 29 नहीं है। एंड पवन्स एज इज नॉट 21, पवन की एज 21 नहीं है। तो पवन के आगे 21 के आगे भी क्रॉस हो गया, क्योंकि ये सच होगा, दूसरे की एज के बारे में सच कह रहा है। मंडार कह रहा है माई एज इज 32। नहीं सर सेकंड वाले में, हाँ वो वही सर, नॉट 29। तो ये तो अपने बारे में तो वो झूठ कहता है ना, यानी शिवकू की एज कितनी है, नॉट 29 का। अगर कोई झूठ बोल रहा है नॉट 29, तो एज कितनी हो सकती है उसकी? 29 ही होगी। यस सर 29। तो शिवकू की एज है 29, तो ये अपने बारे में झूठ बोल रहे हैं, दूसरे के सर बारे में 32 आंसर होगा, चंद्रा की एज। ओके अभी देख लेते हैं। और लास्ट, मंडार कह रहा है माई एज इज 32, यानी मंडार की एज 32 नहीं होगी। ठीक है, तो जो जो स्टेटमेंट पे इंफॉर्मेशन थी वो हमने लिख ली। लेकिन ऐसे केसेस में देखो एक एक्स्ट्रा चीज होती है, हम इसमें आसानी से एलिमिनेट कर लेते हैं। एलिमिनेट क्यों कर लेते हैं कि 4 पर्सन है और 4 एजेस है। तो जैसी हमें पता चल गया शिवकू की एज 29 है, तो ना तो वो 35 हो सकती, ना 21 हो सकती, ना ही 32 हो सकती। इसी तरीके से 29 अब किसी और की एज नहीं हो सकती। तो ये एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको एक पता चल गया कि शिवकू की एज है 29, तो जैसी शिवकू की एज 29 पता चली, अब शिवकू की इनमें से और कोई एज नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है 29 हो गई तो और तो कुछ नहीं होगी, और 4 पर्सन है, 4 डिफरेंट एजेस है, तो और किसी पर्सन की भी 29 एज नहीं हो सकती। तो ये सारे क्रॉस बना देंगे। जैसे ये क्रॉस बनाएंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो हमें अब ऑप्शन दिखने लगेंगे। देखो यहाँ सिर्फ एक टिक बचा, मंडार के आगे सब क्रॉस हो गए, सिर्फ क्या बच रहा है, 21। यानी मंडार की एज आ रही है 21, शिवकू की एज आ रही है 29। पवन में देखो एक ही क्रॉस बच, एक ही टिक बच रहा है, पवन की एज हो गई
35। 35। 35 और किसी की नहीं हो सकती, 21 किसी की नहीं हो सकती, सिर्फ क्या बचा 32। तो चंद्रा की एज कितनी होगी? 30। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि टेबल फॉर्म में 4 लोग हैं, 4 को हमें मैच करना है, तो जितना इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करना है उतना ही इंपॉर्टेंट एलिमिनेट करना भी है। आ रहा है ये समझ में? एलिमिनेट किसी को अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे हमें ये पता चला कि शिवकू की एज 29 है, तो अब 29 और किसी की एज नहीं हो सकती, तो उस लाइन में सारे क्रॉस, और शिवकू की अब 29 के अलावा और कोई एज नहीं हो सकती, तो वो सारे क्रॉस। तो जो जो चीज पता चलती रहती है उसके बेस पे हम एलिमिनेशन करते रहते हैं साथ साथ। ठीक है ये चीज? क्लियर ये पॉइंट? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो ये सिलेक्शन के साथ साथ इंपॉर्टेंट है एलिमिनेट करना। P, Q and R are educated. P, R and S are hardworking. R, S and T are employed. P, Q, S, T are polite. Who is educated, hardworking, polite but not employed? ये तो सिंपल हम इससे भी देख सकते हैं, वरना सही फॉर्म क्या है इसकी टेबल बना लो जल्दी से। कितने लोग हैं? P, Q, R, S, T। देखो P, Q, R, P, R, S, R, S, T, P, Q, S, T। 5 लोग हैं, और कौन कौन से हेड हैं इसमें? एजुकेटेड, हार्ड वर्किंग, एम्प्लॉयड एंड पोलाइट। इस तरीके से टेबल बना लेते हैं जल्दी से। अब जो जो है उसके आगे टिक करते चले जाओ, हमें आंसर मिल जाएगा। P, Q are educated. P, Q are educated. P, R, S are hardworking. P, R, S are hardworking. R, S, T are employed. R, S, T are employed. P, Q, S, T. P, Q, S, T are polite. ये बन गई टेबल इसकी। अब देख लो क्या पूछा है इसमें। पी आंसर होगा सर। Who is educated, hardworking, polite but not employed? तो नॉट एम्प्लॉयड ये दो हैं, पी क्यू, इन्हीं में से कोई आंसर होगा। तो एजुकेटेड, हार्डवर्किंग, पोलाइट। तो पी इज एजुकेटेड, हार्डवर्किंग, पोलाइट बट नॉट एम्प्लॉयड। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर। इस तरीके से टेबल में जल्दी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, फिर जो भी पूछा हो आंसर कर सकते हो पर। नेक्स्ट, Ravi is not wearing white. Ajay is not wearing blue. Ravi and Sohan wear different colors. Sachin alone wear red. What is Sohan's color if all of them wear different color? तो यहाँ पर कितने लोग हैं? रवि, अजय, रवि हो गया देखो, अजय, देन रवि तो हो ही गया था, सोहन एंड सचिन। दो देखो एस से आ रहे हैं तो एस ओ कर देते हैं सोहन, और एस ए सचिन। व्हाट इज सोहन कलर? सोहन का कलर पूछ रहा है, तो एक तो होगा पर्सन और इनके साथ कलर्स। कलर्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। वाइट, ब्लू, रेड। ठीक, ये 3 कलर हमें टेबल में दिख रहा है और ये 4 लोग दिख रहे हैं। अब देख लेते हैं मैच क्या कर दे रखा है। रवि इज नॉट वियरिंग व्हाइट, तो रवि इज नॉट वियरिंग व्हाइट। अजय इज नॉट वियरिंग ब्लू, अजय इज नॉट वियरिंग ब्लू। रवि एंड ऑप्शन सोहन सी होगा। ओके, रवि एंड सोहन वियर डिफरेंट कलर्स। ये तो यहाँ दे भी रखा है कि सबने डिफरेंट पहन रखे। सचिन एलोन वियर रेड, सचिन इज वियरिंग रेड। तो देखो जैसी सचिन का हमें रेड पता चला, अब रेड और कोई नहीं पहन सकता और सचिन अब और कोई कलर नहीं पहन सकता।
ये टेबल आ गई हमारे पास। इतनी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। अब पूछा क्या है, व्हाट इज सोहन्स कलर। तो सोहन कलर एक तो हमें ये पता चला रेड तो नहीं है। सर ऑप्शन 3 हो। 3 ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 होगी। कांट बी डिटरमाइन। सर क्योंकि सारे कलर नहीं दिए। सबसे मेन चीज देखो इसमें ये थी, इसमें 4 पर्सन थे, RASOS, रवि, अजय, सोहन एंड सचिन, और तुम्हें दिया है सबके सब क्या है, डिफरेंट कलर पहन रहे हैं। तो तुम्हें एटलीस्ट यहाँ पे 4 कलर्स दिए होने चाहिए थे, तब तुम टेबल बना के कुछ रिजल्ट निकाल सकते हो। फिर भी जो हमने इंफॉर्मेशन थी उसे लिख के देखा, क्या पता आंसर आ सकता है या नहीं। अब सोहन क्या है, व्हाइट भी पहन सकता है, ब्लू भी पहन सकता है, और हो सकता है और भी कोई कलर हो, क्योंकि ये 4x4 में नहीं था आंसर। 4 पर्सन थे लेकिन कलर सिर्फ क्वेश्चन में 3 मेंशन है, यानी डेटा हमारे पास इनकम्प्लीट है। आया समझ में? 4 के लिए Yes, 4 sir. होने चाहिए ना, जब 4 डिफरेंट है तो 4 कलर्स होने चाहिए। Yes, sir. ठीक, तो थोड़ा जब भी एक ऑप्शन कांट बी डिटरमाइन या डेटा इनएडिक्वेट हो तो हमेशा ध्यान रखो, केयरफुल हो जाओ फिर अगर एक ऑप्शन ऐसा है। Now there are 4 persons A, B, C and D who likes yellow, blue, black and red color but not necessarily in the same order. कभी भी इस क्वेश्चन में ऑर्डर में नहीं होगा, अगर ऑर्डर में होगा तो क्वेश्चन वहीं खत्म कर दो, फिर आप तभी बता सकते हो कि ए को कौन सा पसंद है, बी को कौन सा। तो ये कभी भी ऑर्डर में नहीं होगी। अब आगे क्या दिया है, also each one of them play a sport among hockey, volleyball, cricket and football. तो इस बार देखो 3 डेटा है तुम्हारे पास, 4 पर्सन है, चारों के कलर हैं और चारों का स्पोर्ट्स है। तो अभी तक तो 2x2 का था तो हम आराम से टेबल में कर रहे थे। इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी देखो टेबल बना सकते हैं। हम करेंगे A, B, C, D, एक को लिख लेंगे रोज में, एक हो जाएगा कॉलम, येलो, ब्लू, ब्लैक और रेड, कलर्स आ गए यहाँ ऊपर कॉलम में। तो देखो हमारी कैसे टेबल बनेगी जब 3 डेटा हमें रिप्रेजेंट करने हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, जिसका हमें स्पोर्ट्स पता चलेगा या तो स्पोर्ट्स इसमें लिख लो, या फिर कलर की जगह हम यहाँ स्पोर्ट्स लिख सकते थे, यहाँ हम कलर लिख सकते हैं। जैसे मैं येलो की जगह रिप्रेजेंट कर सकता था स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल एंड फुटबॉल। तो मैं कॉलम में ऐसे स्पोर्ट्स ले लिया। अब यहाँ पर जिसका मुझे कलर पता चलेगा मैं कलर लिखूंगा उसके आगे। तो 3 डेटा को भी हम एक नॉर्मल टेबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मल टेबल 2x2 2D की फॉर्म में होती है, यानी रोज इनटू कॉलम की फॉर्म में होती है। तो एक डेटा हम रो में शो कर देते हैं, एक कॉलम्स में कर लेते हैं और तीसरे डेटा को यहाँ लिख लेंगे। जैसे सबसे पहले हम किस स्टेटमेंट से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 में से सबसे पहले कौन सा यूज करेंगे? डी। डी मतलब स्टेटमेंट नंबर 3। क्योंकि देखो 3 में हमें डायरेक्ट दे रखा है डी लाइक्स ब्लैक कलर, तो डी लाइक्स ब्लैक कलर एंड प्ले वॉलीबॉल। तो हमें पता चल गया डी वॉलीबॉल खेलता है और कौन सा कलर प्रीफर करता है, ब्लैक। तो ये हमारे देखो तीनों डेटा इसमें आ गए, डी, ब्लैक और वॉलीबॉल। अब वॉलीबॉल और कोई नहीं खेल सकता तो हम क्रॉस कर देंगे, और डी अब कोई और स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता, ये भी क्रॉस। तो ये इस थर्ड स्टेटमेंट से हमें ये इंफॉर्मेशन मेरे को पता चली कि डी लाइक्स ब्लैक कलर एंड प्ले वॉलीबॉल।
तो इस तरीके से 3 डेटा को भी एक नॉर्मल टेबल से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये तो यूज हो गया। अब थर्ड, अब और देखो, अब औरों से तुम्हें हेल्प लेनी है। तो ये जो नॉट वाले हैं पहले इसी कर लेते हैं। बी डज नॉट प्ले हॉकी और क्रिकेट। बी हॉकी और क्रिकेट नहीं खेलते, तो बी के आगे हॉकी में भी क्रॉस कर दो और क्रिकेट में। तो देखो बी के लिए कौन सा स्पोर्ट्स बच रहा है सिर्फ? क्रिकेट फुटबॉल। भी क्रॉस, हॉकी वॉलीबॉल भी क्रॉस, सिर्फ फुटबॉल। तो बी कौन सा स्पोर्ट्स खेलता है? फुटबॉल। लेकिन बी का भी हमें कलर नहीं पता, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल टिक लगा देते हैं कि बी खेलता है फुटबॉल। अब बी फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉल भी अब और कोई नहीं खेल सकता, तो ये क्रॉस हो गया। ठीक। और बी कौन सा कलर प्रिफर करेगा? ब्लैक तो चला गया, ब्लैक के अलावा जितने भी हैं, येलो, ब्लू या रेड, इनमें से कोई करेगा बी। सर ब्लू होगा बी का ओके गुड। सर अभी अकॉर्डिंग टू देख लेते सेकंड। हैं यस सर। सेकंड स्टेटमेंट। चलो अभी इस पे आते हैं। ए के साथ कलर है, देखो कलर का तो अभी हमें नहीं पता। ए डज नॉट लाइक ब्लू और रेड कलर। ए के लिए कौन से कलर बचे? फिफ्थ भी यूज कर लिया, फोर्थ पे आ गया। ए डज नॉट लाइक ब्लू और रेड कलर। कितने कलर थे टोटल? 4। कौन कौन से कलर थे? येलो, ब्लू, ब्लैक और रेड। अब येलो वो कह होगा रहा है सर, क्योंकि बाकी सब हो गए। हो गया, तो ब्लू और रेड नहीं करता, ब्लू गया, रेड गया। और ब्लैक डी प्रेफर करता है, तो ब्लैक भी गया। सिर्फ कौन सा कलर आ गया? येलो। तो ए कौन सा कलर प्रिफर करेगा? येलो। बट अभी उसका स्पोर्ट नहीं पता हमें, तो हम यहाँ भी येलो लिख लेते हैं और इधर भी येलो लिख लेते हैं। अब आते हैं स्टेटमेंट किस पर आ जाए? 2 पर आ जाते हैं। 2 में काफी सारी चीजें दिख रही हैं। द पर्सन हु लाइक ब्लू कलर, जिसको ब्लू पसंद है, डज नॉट प्ले क्रिकेट और हॉकी। क्रिकेट और हॉकी नहीं खेलता। तो देखो ए और सी के बीच में क्रिकेट और हॉकी ही बचे हैं, और डी खेल रहा है वॉलीबॉल। तो सिर्फ कौन बच रहा है? बी। बी खेल रहा है फुटबॉल। तो बी का कलर कौन सा आ गया? ब्लू। तो बी लाइक्स ब्लू कलर। तो अब हम हमारे पास 2 कलर बचे, ए और सी बच रहा है। ए और सी के 2 कलर बच रहे हैं, रेड एंड येलो, और 2 स्पोर्ट्स बच रहे हैं, क्रिकेट एंड हॉकी। अब ये स्टेटमेंट 1 से क्लियर हो जाना चाहिए। द पर्सन हु प्ले हॉकी डोंट लाइक रेड कलर। तो कलर अब सिर्फ 2 बचे हैं, रेड एंड येलो। तो ए को येलो पसंद है, यानी रेड नहीं पसंद। तो ए वो पर्सन है जो कि हॉकी खेलता है एंड डोंट लाइक रेड कलर। तो हॉकी खेलने वाला इज ए, यानी येलो। तो अब हॉकी ये खेल रहा है, तो हॉकी और कोई नहीं खेल सकता। अब सी के लिए कौन सा स्पोर्ट्स बचा? क्रिकेट। और कलर कौन सा बचा? रेड। तो ये हमारा फाइनल बन गया। ए हॉकी खेलता है और येलो कलर पसंद है। बी फुटबॉल खेलता है और ब्लू कलर पसंद है। सी क्रिकेट खेलता है और रेड कलर पसंद है। डी वॉलीबॉल खेलता है और ब्लैक कलर पसंद है। अब इस सेट के ऊपर 3-4 क्वेश्चन हो सकते थे, मैंने एक ही ले लिया है क्योंकि एक बार टेबल बन गई तो आप सारे बता ही सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड? कौन सा करेक्टली पेयर्ड है? ए फुटबॉल नहीं, बी हॉकी नहीं, रेड क्रिकेट, जिसको रेड पसंद है वो क्रिकेट खेलता है, यस। डी ब्लू नहीं। तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर
क्लियर हुआ ये? कैसे करेंगे? एक एक स्टेटमेंट से जाना है हमें। सबसे पहले हम उस स्टेटमेंट को प्रीफर करते हैं जिसमें डायरेक्ट गिवन होता है कि ये स्पोर्ट्स खेलता है, इसको ये कलर पसंद है, तो सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन हमें ऐसी लगती है। तो सबसे पहले हम उसे ही कैच करते हैं, उसके बेस पे एलिमिनेट कर लेते हैं, फिर दूसरे और स्टेटमेंट पे मूव करते हैं। कोई क्वेश्चन इसमें, कोई डाउट? सर अगर लिखा है जैसे कि और, तो और का मतलब तो ये हो गया ना दोनों में से एक चीज से पसंद नहीं है उसे। तो ब्लू डजंट प्ले हॉकी और क्रिकेट, तो मतलब ये हुआ ना उसका, जैसे हॉकी या क्रिकेट में से दोनों में से कुछ एक पसंद नहीं या दोनों ही पसंद नहीं। नहीं, डज नॉट प्ले क्रिकेट और हॉकी, ना तो क्रिकेट खेलता ना तो क्रिकेट खेलता, मतलब और की जगह बेटर है, नॉट लिखा होना चाहिए। अगर दोनों में से एक खेलता तो आइदर वर्ड करके यूज होता है हमेशा। आइदर प्ले क्रिकेट और हॉकी, तो या तो क्रिकेट खेलता है या हॉकी। ठीक। तो ये पजल्स सॉल्व करने की एक फॉर्म है कि एक ऐसी टेबल या ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन हम लेंगे जिससे हमें डेटा सारा समझ में आए, एक जगह दिखे, फिर जो डेटा में कंफर्म हमें दे रखा है पहले उसे यूज करो, उसके बेस पे एलिमिनेट करो, फिर अगले स्टेटमेंट में जाओ, एलिमिनेट करो, इस तरीके से। Next, P, Q, R, S, T and X are members of a family. It is given that ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये क्या है, देखो इसमें ब्लड रिलेशन भी यूज हो गया, पजल के अंदर ब्लड रिलेशन भी यूज है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर सब दिख रहा है इसके अंदर, मैरिड कपल्स। तो बनाते हैं, देखो 6 लोग हैं, P, Q, R, S, T and X, 6 persons है। There are 2 married couples, 2 मैरिड कपल्स होंगे। तो अभी तो हमें कुछ नहीं पता, तो किसी काम का नहीं है। Q is an engineer and father of T। तो पहले हम शुरू करते हैं, Q is an engineer and father of T। तो Q क्या है, फादर ऑफ T है। तो अगर हम यहाँ बीच में Q बना देते हैं तो Q इज फादर ऑफ T। तो ये आ जाएगा T और ये आ जाएगी रिलेशन फादर। तो फादर है तो एक जनरेशन ऊपर Q। जेंडर किसका पता चला, Q का या T का? क्यों का? Q। तो मेल के लिए प्लस लिख लेते हैं और साइड में यहाँ इसका प्रोफेशन भी लिख लेते हैं। Q इज एन इंजीनियर। तो Q इज एन इंजीनियर एंड फादर ऑफ T। ये आ गया पहला स्टेटमेंट। देखो रीजनिंग के साथ साथ इसमें ब्लड रिलेशन भी, दोनों चीजें एक साथ यूज हो रही। देन X इज ग्रैंडफादर ऑफ R एंड इज अ लॉयर। तो देखो यहाँ X और R को रिलेट करना है। X और R अभी आया नहीं है तो इस स्टेटमेंट को अभी रहने देते हैं। अभी हमने सिर्फ स्टेटमेंट 2 यूज किया है। हम आ जाते हैं डायरेक्ट 4 पर, क्योंकि यहाँ पर भी T है और यहाँ पर भी T था, तो इसको रिलेट करना ज्यादा इजी है। S इज ग्रैंड मदर ऑफ T। तो S कहाँ पर आ जाएंगे, यानी एक मदर ऑफ क्यू। Q से भी ऊपर। तो ये ग्रैंड मदर ऑफ T यानी मदर ऑफ Q। और जेंडर किसका पता चला हमें, एस S। फीमेल। She is housewife। तो ये 2 and 4 यूज हो गए। अब देखो यहाँ पर दिया था देयर आर 2 मैरिड कपल्स। अब आते हैं हम स्टेटमेंट 1 पे वापस। तो 2 मैरिड कपल्स कौन से होंगे, क्यू एंड एस। तो एक S के साथ कोई होगा हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशन में, क्योंकि ये वाइफ है तो इसका हस्बैंड, और Q की एक वाइफ है। तो ये 2 मैरिड कपल्स हैं। यानी जब फैमिली कैसी है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, बीच में पेरेंट्स हैं और फिर ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट वाली जनरेशन में एक हमें वाइफ पता चल गई, ग्रैंड मदर। पेरेंट्स वाली जनरेशन में एक पता चल गया Q, मतलब फादर, उसकी मदर नहीं पता, और एक ग्रैंड चाइल्ड में T।
अब आते हैं थर्ड पर, X इज ग्रैंडफादर ऑफ R एंड इज अ लॉयर। X कहाँ पर आएगा? थर्ड जनरेशन। Yes, X will come here. So he will be male, husband होना है, and he is क्या है? X is grand as lawyer, और ये क्या है? Lawyer of R. R कहाँ पर आएगा? यानी फर्स्ट जनरेशन T। इस वाली जनरेशन, यानी इसके साथ सिबलिंग वाली रिलेशन है। अब कौन बचा? देखो सारे 5 हो गए, एक रह गया कोई। कौन रह गया? P P P कहाँ पर आएगा? P कहाँ पर आएगा? वाइफ sir ऑफ Q की wife Q क्योंकि तो ये हमें पता चल गया, 2 मैरिड कपल्स है और ये जनरेशन में ये मैरिड नहीं है अभी, T एंड R। जेंडर देखो सारे हो गए, कोई रह तो नहीं गया। T एंड R में से किसी का जेंडर पता चला या नहीं हमें अभी तक? नो सर। T एंड R का कहीं नहीं दिया है, तो रहने देते हैं, ठीक है। और इनके प्रोफेशन हो गए, हाउसवाइफ हो गया, इंजीनियर हो गया, यस, लॉयर हो गया, यस, ठीक है। अब आते हैं लास्ट स्टेटमेंट में दे रखा है देयर इज 1 इंजीनियर, यस, ठीक है, 1 लॉयर, ठीक है, 1 टीचर अभी हमें नहीं पता, 1 हाउसवाइफ, यस, हाउसवाइफ हो गया, लॉयर हो गया, इंजीनियर हो गया, एंड 2 स्टूडेंट्स। तो किसका रह गया? टीचर और 2 स्टूडेंट रह गए। चलो अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु इज हस्बैंड ऑफ पी? हु इज हस्बैंड ऑफ पी? क्या Q। हो जाएगा? Q sir. इस जनरेशन से हमें पता चल रहा है हु इज हस्बैंड ऑफ पी। नेक्स्ट पूछा व्हाट कैन बी पीस प्रोफेशन? पी का प्रोफेशन क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन दिए, लॉयर, इंजीनियर, टीचर, हाउसवाइफ। Teacher. Data insufficient. 5 सर। देखो Data inadequate. नहीं अभी रुक जाओ, ये नहीं ले रहा है अभी सिर्फ इतने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। Then housewife. नहीं, हाउसवाइफ तो टीचर सर। Sorry, teacher. इंजीनियर, लॉयर, हाउसवाइफ यूज हो गए और क्वेश्चन में दे रखा है देयर इज ओनली 1 इंजीनियर, 1 लॉयर एंड 1 हाउसवाइफ। तो ये तो नहीं हो सकते, सिर्फ क्या बच रहा था? टीचर और स्टूडेंट बच रहा था। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? टीचर। देखो फिर से याद रख लो, स्पेशली रीजनिंग में एक होता है एग्जैक्ट आंसर, एक होता है बेस्ट पॉसिबल आंसर। कभी कभी आपको जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें से एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, तो हमें क्या चूज करना पड़ता है फिर? बेस्ट पॉसिबल आंसर। तो अगर ये 4 ऑप्शन तुम्हें दिख रहे हैं, लॉयर, इंजीनियर, टीचर, हाउसवाइफ, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है? टीचर। क्योंकि हाउसवाइफ, इंजीनियर, लॉयर तो हो नहीं सकती, 4 ही ऑप्शन है, बच क्या रहा है? टीचर। टीचर की एक पॉसिबिलिटी कि हाँ टीचर भी हो सकती है। तो 4 ऑप्शन में से बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा है? टीचर। लेकिन अगर इसी में 4 की जगह 5 ऑप्शन होते और 5th ऑप्शन होता डेटा इनएडिक्वेट, अब बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा हो जाता? sir 5th डेटा Fifth. Yes. अब हम कहते कि नहीं, अब हम टीचर श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट हो सकता है कि ये जो ग्रैंड चिल्ड्रन है इसमें कोई टीचर हो और जो वाइफ हो वो स्टूडेंट हो, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। और हमें ऑप्शन में एक ऐसा दिख भी रहा है डेटा इनएडिक्वेट, तो अब हम कहेंगे दिस इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। लेकिन अगर डेटा इनएडिक्वेट नहीं है, इन 4 में से कोई ऑप्शन टिक करना है, तो फिर बेस्ट पॉसिबल क्या होता? टीचर। या फिर 5th ऑप्शन एक और होता, डेटा इनएडुकेट की जगह 5th ऑप्शन होता है स्टूडेंट। ये 5 ऑप्शन होते, डेटा इनएडुकेट नहीं है, ये 5 ऑप्शन है। तो अब किस ऑप्शन को टिक करते? Teacher. Teacher. तो स्टिल
एग्जैक्ट हम आंसर नहीं दे सकते कि टीचर या स्टूडेंट, लेकिन ऑप्शन एक ऐसा भी तो नहीं है ना, डेटा इनएडिक्वेट कांट बी डिटरमाइंड, ऐसा ऑप्शन तो दिया नहीं, यानी आपको इन्हीं ऑप्शन में से कोई ना कोई टिक करना है। तो बेस्ट पॉसिबल क्या है कि भाई वो जनरेशन में ऊपर है, तो हो सकता है टी एंड आर स्टूडेंट हो और पी टीचर हो। तो गिवन सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या बनता है, टीचर। तो ये चीज ध्यान रखो, रीजनिंग या और भी क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा हो जाता है एमसीक्यू में कि एग्जैक्ट की जगह बेस्ट पॉसिबल वाले केस पे आंसर देना पड़ जाता है। तो एग्जैक्ट इसका आंसर यही है कि डेटा इज इनएडिक्वेट, डेटा कंप्लीट नहीं। लेकिन अगर 4 या 5 ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं और आपको टिक करना ही करना है, तो क्वेश्चन छोड़ने की जगह क्या है, बेस्ट पॉसिबल जो आपको लग रहा है उसे टिक कर दो। अगर बाद में क्वेश्चन कटेगा तो सबके लिए नंबर कट जाएंगे, हट जाएगा वो क्वेश्चन। लेकिन कभी कभी बेस्ट पॉसिबल ही आंसर होता है, तो ऐसे में क्वेश्चन छोटा नहीं होता, उसे अटेम्प्ट करना चाहिए। क्लियर ये पॉइंट सबको? क्योंकि जैसे एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, तो एमसीक्यू मतलब ये नहीं होता कि बेस्ट आंसर वो एग्जैक्ट आंसर है, कभी कभी आपको बेस्ट पॉसिबल भी चूज करना पड़ेगा। ठीक, सबको क्लियर ये पॉइंट? यस सर। गुड। नेक्स्ट क्या, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा, जरा ये खुद से करने की कोशिश करो। There are 5 person A, B, C, D and E having profession horticulturist, physicist, journalist, industrialist and advocate, but not necessarily in the same order. 5 लोग हैं, पांचों का प्रोफेशन है बट सेम ऑर्डर नहीं है। फिर कह दिया 3 of them A, C and advocate prefer tea, while 2 of them B and journalist prefer coffee. Industrialist D and A are friend but 2 of them prefer coffee. और लास्ट है हॉर्टिकल्चरिस्ट इज सीज ब्रदर। तो हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। ए बी सी डी, 5 लोग हैं, यहाँ प्रोफेशन लिख लेते हैं। ये हो गया हॉर्टिकल्चरिस्ट, फिजिसिस्ट, जर्नलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एडवोकेट। और तीसरा जो डेटा है वो ये है कि कौन टी प्रीफर करता है, कौन कॉफी प्रीफर करता है, वो हम अंदर लिख लेंगे। तो आप किसी और तरीके से टेबल बनाना चाहो बना सकते हो, जो भी आपको सही लगे कि हम सारा डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक जगह। हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या होता है, किसी को पता है? सर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। सर फ्लावर्स किस वाला सेंस सर, में? सर इन द सेंस ऑफ फ्लावर्स कि मतलब जो फ्लावर्स का ख्याल रखता है ऐसा। फ्लावर्स के लिए तो हम एग्रीकल्चरिस्ट होता है सर। Fruits, vegetables. मतलब हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, जैसे गार्डन में फूड और ये सब है, तो कैसे हम उनको डेवलप कर सकते हैं, मेडिसिन में कैसे यूज आ सकती है, किस तरीके से उनकी ग्रोथ कर सकते हैं। तो उनका पूरा कल्टीवेशन बनाना, पूरा मैनेजमेंट उनका, वो सब कुछ जानते हैं। तो ये 5 पर्सन 5 प्रोफेशन, तो हमने एक टेबल बना ली। अब कह दिया 3 of them A, C and advocate prefer टी। तो ए क्या प्रीफर करता है, टी। तो ए का देखो हमें प्रोफेशन नहीं पता। 3 लोग हैं ए, सी एंड एडवोकेट। देखो यहाँ 2 पर्सन यूज करे और उसने एक प्रोफेशन यूज किया है, तो कैसे टिक और क्रॉस करेंगे ये हमें देखना है, या टी लिखेंगे। तो ए क्या करता है, टी प्रीफर करता है। तो ए हॉर्टिकल्चरिस्ट भी हो सकता है, ए फिजिसिस्ट भी हो सकता है, ए जर्नलिस्ट भी हो सकता है, ए इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है, लेकिन ए एडवोकेट नहीं हो सकता। क्यों? सर क्योंकि एडवोकेट एक, उसमें एडवोकेट को एक अलग प्रेफर मतलब बोला है सर, मतलब वो ए और सी नहीं है सर, बी एंड डी। ऑप्शन 1 का बी होगा आंसर। ओके, देख लेते हैं। तो 3 लोग हैं, देखो एक ए है, एक सी है और एक एडवोकेट है, यानी ए, सी और एडवोकेट अलग अलग है।
तो ना तो ए एडवोकेट हो सकता ना ही सी एडवोकेट हो सकता। और ए और सी क्या प्रीफर करते हैं? टी। तो हमने ऐसे लिख लिया, जब तक एलिमिनेट नहीं हो रहा सबके आगे लिख सकते हैं। while two of them B and journalist prefer coffee। अच्छा, एडवोकेट टी प्रीफर करता है तो हम यहाँ लिख लेते हैं इस तरीके। ये हो गया पहला हमारा। देन बी एंड जर्नलिस्ट प्रीफर कॉफी। बी जर्नलिस्ट नहीं हो सकता, और क्या प्रीफर करता है? बी कॉफी। एंड जर्नलिस्ट ऑल्सो प्रीफर कॉफी। देखो यहाँ जर्नलिस्ट प्रीफर कॉफी, तो हमने यार ए की वजह से टी लिखा था, तो क्या हो गया? ये कॉफी हो गया। जर्नलिस्ट प्रीफर कॉफी। अब क्या बचा आगे? इंडस्ट्रियलिस्ट डी एंड ए आर फ्रेंड्स, यानी डी और ए क्या है? इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हो सकते। डी और ए इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं हो सकते। डी एंड ए इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हो सकते। जो क्रॉस हो रहा है इनको मैं सर्किल कर लूं ताकि अलग दिखे। और ए भी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट डी एंड ए आर फ्रेंड बट टू ऑफ देम प्रीफर कॉफी। इनमें से कोई दो प्रीफर करते हैं कॉफी। सर फर्स्ट वाले का बी है, बी है। ठीक, यस, तो सेकंड का सी है। नेक्स्ट दे रखा हॉर्टिकल्चरिस्ट इज सीज ब्रदर। हॉर्टिकल्चरिस्ट इज सीज ब्रदर, यानी हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है वो सी नहीं है। ये भी गया है। अब शॉर्ट लिस्ट करना है हमें। देखो, इस फॉर्म में टेबल बनाई थी, किसी और फॉर्म में बनाई थी टेबल? सर किसी और फॉर्म में बनाई थी। चलो अच्छी बात है। तो अभी हम यहाँ रह गए कि हम यहाँ रह बी गए जर्नलिस्ट होगा। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है इंडस्ट्री डी को और ए फ्रेंड्स है, दो को कॉफी पसंद है, ए को टी पसंद है, तो डी और इंडस्ट्रीज को कॉफी पसंद है, तो सर डी। देखो यहाँ ए और ए दोनों कॉमन आए। देखो यहाँ पर कह रहा है ए को टी पसंद है और इनमें से दो को कॉफी, तो ए तो टी वाला है ही, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट और डी दोनों को क्या पसंद है? कॉफी। तो ये सी की वजह से ये इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हो सकता, एंड डी को प्रीफर है कॉफी। इस फॉर्म में देखो टेबल इस बार ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई। तो कभी कभी जरूरी नहीं कि हम जिस तरीके से बता रहे हैं, आप अगर उससे अच्छे फॉर्म में बना सकते हो तो अच्छी बात। इसका हम सीधे अगर प्रोफेशन वाइज लिखने की कोशिश करते हैं तो आई थिंक ज्यादा इजी बन जाता है। ए बी सी डी, यहाँ प्रोफेशन और यहाँ पर उसकी प्रेफरेंस। जैसे ए को क्या पसंद है? टी। सी को क्या पसंद है? टी। और एडवोकेट को पसंद है टी। अब एडवोकेट इसमें तो दे नहीं रखा हमें। बी एंड सी को पसंद है कॉफी, तो बी एंड जर्नलिस्ट को पसंद है कॉफी, इसे रहने देते हैं। देन डी, ए को टी पसंद है तो डी को क्या पसंद है? कॉफी। तो तीन लोगों को टी पसंद है, दो लोगों को कॉफी, तो ई को क्या पसंद हो गया? टी। तो ये देखो हमें प्रेफरेंस जल्दी पता चल गई। अब प्रोफेशन से मैच कर लेते हैं। ए एडवोकेट नहीं हो सकता। ए क्या था? ए को देख लेते हैं। एडवोकेट नहीं। और बी एंड जर्नलिस्ट को भी कॉफी पसंद है, तो ये जर्नलिस्ट भी नहीं हो सकता। और नेक्स्ट वाली लाइन से हमें पता चला इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको भी कॉफी पसंद है, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं हो सकता। तो बी के लिए कौन से दो ऑप्शन? हॉर्टिकल्चरिस्ट
ए के लिए सॉरी, हॉर्टिकल्चरिस्ट और फिजिसिस्ट। नेक्स्ट फिर क्या दे रखा, हॉर्टिकल्चरिस्ट इज सीज ब्रदर, तो हॉर्टिकल्चरिस्ट कौन है, ए, सीज ब्रदर दे रखा। तो ऐसे हमें जल्दी ज्यादा पता चलता है। ऐसे बनाई थी टेबल, नो सर। सर आपकी अच्छा, ऐसे एक पहले और, बनाना अच्छा, था ऐसे ही एक बनाई और। चलो ठीक है, जैसे भी आपने बना के कर लिया, मेन क्वेश्चन है, लेकिन टेबल ऐसे भी बन सकती है इस फॉर्म में भी। बी के लिए हम आते हैं, तो बी को क्या सेम पसंद है, ग्रुप के लोगों को सेम टेबल में रखा था सर। हाँ टी का एक टेबल बनाया था और जिन्हें जिन्हें पसंद था उसमें रखा था, वैसे करके। ठीक, चलो वैसे भी कर सकते हैं। बी और जर्नलिस्ट को कॉफी पसंद है, तो बी जर्नलिस्ट नहीं हो सकता, जर्नलिस्ट नहीं हो सकता। और यहाँ पर हमें पता चला इंडस्ट्रियलिस्ट को भी कॉफी पसंद है, तो कॉफी दो ही लोगों को पसंद थी, जर्नलिस्ट नहीं हो सकता, तो कौन बचा, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो हमारा आंसर इज दिस। और हॉर्टिकल्चरिस्ट इज सीज ब्रदर, दिस वन। टी के लिए फिर वही ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आ जाता फिजिक्स। ठीक, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है, जैसे आपकी समझ में आ रहा है आप वैसे करो, वरना फिर कोई एक ऐसी फॉर्म आपको आनी चाहिए कि आप जो भी सारे डेटा है उसको एक जगह रिप्रेजेंट कर सकें, ताकि एलिमिनेट करना हो, टिक करना हो, तो आप फॉरन कर सकें। नॉर्मली हम टेबल की हेल्प लेते हैं, वरना अगर आपको कुछ और समझ में आ रहा है तब भी ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे मिसलेनियस पजल, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अरेंजमेंट पजल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेंजमेंट हम दोनों करेंगे, लीनियर अरेंजमेंट एंड सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो अगली क्लास होगी फ्राइडे, कल नहीं होगी क्लास, फ्राइडे में हम क्लास करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास फ्राइडे, फ्राइडे में करंट अफेयर्स की भी होती है ना आपकी क्लास, 3 से 4। यस यस सर। सर। यस सर। तो ऐसी 4:15 के राउंड फिर हम क्लास शुरू कर देंगे। ठीक, तो उसमें हम अरेंजमेंट करेंगे दोनों, सर्कुलर अरेंजमेंट एंड लीनियर अरेंजमेंट, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमबीए में बहुत आते हैं क्वेश्चन अरेंजमेंट वाले। ठीक, क्लास एंड करें फिर आज की, एनी क्वेश्चन यस सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह खुदा हाफिज अल्लाह सर।